बुद्ध का चैत्य बनवाएंगे। वही जाकर उस द्रोण ने भगवान बुद्ध की अस्थियों का जो अस्त कलश था पृथ्वी में दबाया और पूजा वंदना की। कुंभ कहते घड़े को, वही कुंभ दबाया, चैत्य बनाया। वहीं से हमारे बौद्ध ग्रंथों के आधार पर कुंभ का मेला लगना प्रारंभ होता है। क्यों? भगवान बुद्ध का कुंभ पृथ्वी में दावा गया था घड़ा, और वो द्रोण ब्राह्मण ने दावा था, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां थी। मेरे बौद्ध ग्रंथों के आधार पर इस तरीका से ये कुंभ का मेला प्रारंभ होता है। अब लोग अपना अपना क्या कहते हैं वो जाने, लेकिन हमारे बौद्ध ग्रंथों में जो मिला है, क्योंकि वो द्रोण ब्राह्मण ले गए थे भगवान की अस्थियों का कुंभ घड़ा। अब आगे हम चर्चा ये करने जा रहे हैं सम्राट अशोक पर, सुनेंगे तभी तो हम बता पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए, फिर हम रिपीट कर रहे, भगवान बुद्ध की अस्थियां कई जगह बांटी गई, 8 भागों, 8 राज्यों में चली गई, और द्रोण ब्राह्मण वो कुंभ घड़ा ले गया, जिस पर जाके चैत्य बनवाया। अब आइए सम्राट अशोक। वक्त उतना नहीं बचा है, फिर भी हम सुनाएंगे, सुनेंगे आप लोग। बच्चों, खूब टीवी चैनल पे देखते हो चंद्रगुप्त मौर्य नाटक, देखा आप लोगों ने? बोलो। अरे चंद्रगुप्त मौर्य टीवी चैनल पे खूब चला। अब हम सुनाने जा रहे, प्रश्न आ जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था? कोई बताएगा? नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूं, सुनिए, ये भी तो ऐतिहासिक बात है। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम था विशाल वैभव मौर्य। विशाल वैभव मौर्य, अखंड भारत की स्थापना करने वाला वो चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन लोगों ने कहावत बनाई, कौन सी बनाई? कि जीता वही सिकंदर कहते ना, लेकिन ये कहावत बिल्कुल गलत है। ये बोलो हारा वही सिकंदर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था, इतिहास पढ़ के देखो, हरा था, बोलो। लेकिन पता नहीं किसने ये कहावत बना दी कि जीता वही सिकंदर। मैं कहता हूं इतिहास पढ़ो, कहावतें उल्टी मत बोलो। ये बोलो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य है, सिकंदर हारा था। चलिए, हम बहुत पीछे, आगे पीछे नहीं पढ़ पाएंगे, कल तो सुनाएंगे, लेकिन विस्तार कैसे बता रहे। आज मेरे देश की राजधानी कहां है? बोलो। दिल्ली। शुरुआत हो गई। आज मेरे देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन 22.5 वर्ष पहले मेरे देश की राजधानी पटना, पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना कहते, बिहार में जगह है, बोलो, मेरे देश की राजधानी थी। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अखंड भारत की स्थापना की थी तो इसका शासन 300 योजन में फैला था। 300 योजन। और कहां से संचालित होता था? पाटलिपुत्र, पटना जैसे कहते हो। जैसे आज मेरे देश में राजा दिल्ली में है, उपराजा प्रदेशों में है, जो मुख्यमंत्री उपराजा है, ऐसे ही संचालित होता था पाटलिपुत्र से। तो क्या होता है, इनके बाद चंद्रगुप्त के बेटा थे बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में बोलो तो इनके बारे में बहुत बड़ा इतिहास है। यहां तक लिखा है कि इनके 100 बेटा थे। अब बताओ, जब 100 बेटा होंगे तो रानियां भी थी। अब सबके नाम तो हम जाएंगे कलिंग युद्ध पर, लेकिन ये सारा में समझिए कलिंग युद्ध कैसे हुआ, बुद्ध का धम्म नहीं तो बता नहीं पाएंगे हम शाम तक तुम्हें। तो क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी संभालते हैं। बिंदुसार ने पिता के पद चिन्हों पे चलकर 300 योजन में शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का, और बिंदुसार ने फैलाया 600 योजन में। अब देखिए क्या होता है, 100 बेटा थे। एक दिन अशोक कौन था? राजा की छोटी रानी थी जिसका नाम था सुभद्रांगी। तो सुभद्रांगी की कोख से एक बेटा का जन्म हुआ। सुभद्रांगी की कोख से राजा महल में घूमने गए तो राजा बोले, रानी अब तुम्हें कैसा लग रहा है? रानी बोली, महाराज, रानी और भी थी, जब 100 बेटा है तो रानी बोली, महाराज अब मेरे मन में कोई शोक नहीं है। रानी बोली, मेरे मन में कोई शोक नहीं,
अब तो मेरी गोदी में बेटा आ गया। तो रानी प्रसन्न नजर आई। राजा ने कहा तुम्हारे मन में कोई शोक नहीं? कि कोई शोक नहीं। तो राजा बोले रख लो इसका नाम अशोक। जब तुम्हारे मन में शोक नहीं तो बेटा का नाम रखा अशोक। जैसे अशोक की आज भारत की मुद्रा पर अशोक लाट, उसकी कहानी सुना रहा हूं। ये छोटी बात नहीं है। लेकिन बिंदुसार 100 पुत्रों में बड़ा बेटा था जिसका नाम था सुसीम। पिता सोचते मेरे मरने के बाद मेरा बड़ा बेटा सुसीम राजा बने, लेकिन अशोक समझते हैं मेरे पिता हमें कम चाहते हैं। एक दिन एक साधु आया। साधु तो राजा बोले बिंदुसार उन संत जी को बुला के लाओ। मंत्री से कहा तो बुलाया, बड़े सम्मान से बैठाया। कहा हमारी समझ में ये नहीं आता है कि मेरे 100 बेटा हैं, मेरे मरने बाद गद्दी कौन संभालेगा? एक कुशल शासक के गुण किसमें हैं? तो साधु ने कहा सुनते जाइए। साधु ने कहा कल हम तुम्हारे बगीचा में आएंगे, 100 पुत्र तुम्हारे हैं, इनको बगीचा में भेजना और हम देखकर बता देंगे कि कौन कुशल शासक बनेगा। सवेरा हुआ। राजा ने कहा पुत्रों तुम्हें बगीचा में जाना है, एक साधु आएंगे उनका सम्मान करना है। ठीक है। राजा के राजकुमार बगीचा में जब चले, बढ़िया आसन लगवा दिए पहले ही से। तो कोई तो जा रहा है किस पे? रथ पे बैठ के, कोई जा रहा पालकी में बैठ के। अशोक की मां बोली और आसन भी डलवा दिए राजकुमार ने बगीचा में। अशोक की मां बोली बेटा तुम्हें भी तो जाना है जहां वो साधु आएंगे। हाँ मां जाएंगे। अब जब सब पहुंच गए, डोली में बैठ के, कोई रथ पे बैठ के, फिर अशोक निकला। हाथी निकालता है। हाथी निकाला और कूद के शेरों की भांति उस पे बैठा। डोली और पालकी भी नहीं जाता है। हाथी पे चढ़ा, चटाई रखी उसी हाथी के ऊपर, और जहां वो साधु बगीचा में बैठे हैं तो और तो भैया उसके जो थे सिंहासन लगाए बैठे आराम से, राजा के कुमार हैं। लेकिन अशोक जाता है, हाथी से कूद के नीचे खड़ा हुआ शेरों की भांति, और एकदम चटाई बिछाई, उस साधु को दंडवत प्रणाम किया। वो बैठ गया जमीन पे। साधु ने जान लिया यही कुशल शासक बन सकता है, जो शेरों की भांति हाथी पे चढ़ के आया, और ये पालकी में बैठ के आए, कोई रथ में बैठ के आए। क्या जीवन राजा बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और कोने में बैठ के रोने लगो तो राजा बने हो। आज भी संघर्ष है। बोलो, आदमी कहता है क्या करो या फलाने लूटे लो, फलाने ने पोलिंग लूटे लाई, तो ये नई कौन सी बात है बताओ? इतिहास के बाहर राजा बनने के लिए लड़ाइयां होती आई और होती जाएंगी। बताओ गलत करें? मैं भड़का नहीं रहा हूं, क्योंकि जिसका ये मैनेजर साहब टिबिटिया ग्राम में जो कॉलेज है उसके मैनेजर साहब भारत सिंह साकी जी दमदान देके मेरा सम्मान किए। तो देखो क्या हुआ। आज साधु ने कह दिया हे राजन बिंदुसार, तुम्हारा बड़ा बेटा जो सुसीम है उसके अंदर वो गुण नहीं दिखते हैं, जो सबसे छोटा बेटा अशोक है उसके अंदर एक कुशल शासक के गुण दिखाई देते हैं। राजा भड़क गए। राजा चाहते थे मेरा बड़ा सुसीम राजा बने। राजा बोले ठीक है, कैसे नहीं बनता है। अब राजा ने सुसीम को भेजा कहां? उपराजा बनाकर। उपराजा तक्षशिला। तक्षशिला समझिए, क्योंकि तक्षशिला सुंदर जगह थी, तो किसको भेजा? सुसीम को। और अशोक को मध्य प्रदेश विदिशा, मध्य प्रदेश भेज दिया उपराजा बना के। तो जैसे ही पहुंचा है सुसीम, तो वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। जब शासक अच्छा नहीं होता है, सही नहीं चलाता शासन, तो विद्रोह हो जाता है। वहां तक्षशिला में विद्रोह हुआ। बिंदुसार को सूचना आई पटना पाटलिपुत्र कि वहां की जनता विरोध करती है, और अशोक ने जाके विदिशा में शासन संभाल लिया उपराजा बनके। फिर अशोक को बुलाया, तक्षशिला भेजा। अशोक जैसे ही तक्षशिला पहुंचा, उसने वहां जाकर के वहां का शासन संभाल लिया।
अब राजा को खटक रहा है। राजा ने फिर बुला लिया किसको, अशोक को, फिर भेज दिया मध्य प्रदेश विदिशा और सुसीम को फिर भेज दिया तक्षशिला। देखो अब क्या होता, बच्चों को थोड़ा शांत करिए। पीछे कलिंग युद्ध पर जाएंगे हम, ये ऐतिहासिक घटना है। देखिए अब क्या हुआ, इधर बिंदुसार बीमार पड़े। तो आप लोग जानते हो पटना से मध्य प्रदेश विदिशा है वो नजदीक है और तक्षशिला बहुत दूर है। सुसीम कहां पहुंच गया दोबारा फिर, तक्षशिला। और अशोक का है, अशोक है विदिशा, जो महादेवी थी, जहां अशोक ने वहां विदिशा में जाके शादी की थी। कहानी बहुत बड़ी है। तो चलिए, इधर बिंदुसार बीमार पड़े, सूचना जाती अशोक के लिए, सुसीम के लिए, दोनों उपराजा है और राजा तो बिंदुसार है। अशोक आ गया पहले और अशोक जानता था हम राजा नहीं बन पाएंगे, मेरे पिता हमें नहीं चाहते, वो जानता था इस बात को। जैसे ही राजा की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पे बैठता है। विद्रोह हुआ परिवार में, विद्रोह हुआ परिवार में, गद्दी के लिए परिवार में विद्रोह। इसके 100 भाई थे ना, तो इसने अपने तलवार के बल से भाइयों को मार डाला। इसका नाम पड़ा चंडा अशोक, हत्यारा अशोक। देखिए जिसकी आज अशोक की लाट छपी है। युद्ध चला परिवार में, खुद गद्दी पे बैठा पिता के बाद, वो सुसीम तक्षशिला से आ रहा है। अशोक ने लगा दी सेना, गद्दी पे वो बैठ गया और अपने भाई को भी घेर के मरवा डाला। अब सगे भाई जिसने 99 मारे हो, सोचो कितना बड़ा आतंकी होगा गद्दी के लिए। इसी अशोक की बात कर रहा हूं जो आप लोग इतिहास में पढ़ते हो। जब इसने भाइयों को मार डाला, इसकी भाभी थी वो निकल गई गर्भवती अवस्था में। अब बना आतंकी और बैठा गद्दी पे। देखिए लीड खींचिए आप। कैसे इसका नाम चंडाशोक पड़ा। गद्दी पे बैठा अपने पराक्रम से, पास पड़ोसी जो भी राजा है, अब इसने अपना शासन फैलाया, 900 योजन में कर डाला। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान, ये मेरे देश के हिस्सा थे अशोक के समय के। देखिए चंडा अशोक महाल, बले तूफान सुनो नर नारी, जग जस कीरत की ध्वजारे चंगोर रही फहराई। जिन्हें आज हम लोग कहीं शाक्य कहते, कहीं मौर्य कहते, कहीं कुशवा कहते हैं, ये उसी वंश का शासक। कौन? अशोक। चंडा अशोक महान, बले तूफान सुनो नर नारी, सुनो नर नारी, जग जस कीरत की ध्वजारे चंगोर रही फहराई। राजा रहे घबराई की का सुनियो सब नर नारी। अब तो धीरे धीरे आज कहानी आगे बढ़ रही है भैया, धीरे धीरे आज आगे बढ़ रही है कहानी, आगे बढ़ रही है। अब तो धीरे धीरे आज भैया क्या हुआ, आज अशोक गद्दी पे बैठा, अपने पराक्रम से राजा पर विजय पाई। लेकिन एक छोटा राज्य बचा है जिसको कहते हैं कलिंग। छोटे छोटे किताबों में बच्चों ने पढ़ा होगा, कलिंग युद्ध पढ़ा, कक्षा 6 की पुस्तक में, इतिहास में। अब है या नहीं है मुझे वर्तमान में तो नहीं मालूम, लेकिन हमने पढ़ा था कलिंग युद्ध सम्राट अशोक।
कोई बच्चों में अलग से बात बता रहे। कलिंग किसको कहते हैं? जैसे आज कोई ये पूछ दे कि इतिहास में तो पढ़ा कलिंग युद्ध किया था अशोक ने, लेकिन कलिंग का नाम वर्तमान में क्या है? कोई बताएगा? कलिंग का नाम वर्तमान में क्या है? कलिंग का नाम जिसको उड़ीसा कहते, उड़ीसा, जो उड़ीसा है वर्तमान में, इसी को कलिंग के नाम से जाना जाता है। जो इतिहास में पढ़ते हो, अशोक ने कलिंग की लड़ाई, आखिरी लड़ाई लड़ी थी। 1 महीने से युद्ध बंद कर दिया, सेना बड़ी बड़ी खा रही है बंधुओं, लेकिन कलिंग राज बहुत धर्म मानने वाला था। जैसे जापान है,